मोल को आयतन में, आयतन को मोल में, मोल को अणु में, अणु को भार में। किसी को भी अगर एक को दूसरे में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे। जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। और आज हमारा विषय है मूल अभिधारणा की उल्टा पलटी। इस विषय से हर साल आप ये मान के चलिए कि नीट में लगभग एक सवाल आता है, और अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो आप ये मान के चलिए, हमारी गारंटी है कि एक आपका सवाल आज बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने विषय को। जैसे हमारा नाम ही है उल्टा पलटी। उल्टा पलटी का मतलब है कि भार को है ना मोल में, मोल को आयतन में, आयतन को मोल में, मोल को अणु में, अणु को भार में। किसी को भी अगर एक को दूसरे में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लिया अगर हमें सवाल में भार दिया है तो भार को हम किससे भाग देंगे, ग्राम परमाणु भार से, या हम किससे भाग देंगे, ग्राम अणु भार से। तो भार हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मोल में। अगर हमें मोल को परिवर्तित करना हो किसमें, भार में, तो मोल को किससे गुणा करेंगे, ग्राम परमाणु भार से, अथवा किससे गुणा करेंगे, ग्राम अणु भार से। अगर हमें मोल को परिवर्तित करना है किसमें, अणु में, तो मोल को किससे हम गुणा कर देते हैं, अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो संख्या का मान आप जानते हैं कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर हमें अणु को वापस मोल में परिवर्तित करना हो तो किससे भाग दे देंगे, यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या से। मान लिया अणु को अगर हमें परिवर्तित करना हो परमाणु में, या अणु को परिवर्तित करना हो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, अणु से जो भी चीजें निकालना होती हैं सबसे पहले हम निकालते हैं एक अणु के अंदर। अगर मान लिया हमें परमाणु की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक अणु में कितने परमाणु हैं। अगर हमें एक अणु में पता चल गया कितने परमाणु हैं तो जितने भी अणु हमारे पास होंगे उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास काय की संख्या आ जाएगी, परमाणु की। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक अणु में पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो जितने भी हमारे पास अणु होंगे उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से हमने कहा प्रोटॉन भी निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन भी निकालेंगे। अगर मान लिया हमें निकालना हो एसटीपी और एनटीपी पर गैस का आयतन अगर निकालना है, अगर आयतन हमें लीटर में निकालना है तो मोल को किससे गुणा कर देंगे, 22.4 से। अगर मान लिया आयतन हमें निकालना है मिलीलीटर में तो किससे गुणा कर देंगे, 22,400 से। ऐसे ही मान लिया अगर हमें एसटीपी और एनटीपी पर गैस का आयतन दिया है और आयतन को अगर हमें मोल में परिवर्तित करना है, आयतन अगर लीटर में है तो 22.4 से भाग देंगे, आयतन अगर मिलीलीटर में है तो 22,400 से भाग देंगे। तो ये जो हम उल्टा पलटी आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसके ऊपर अगर हम देखें कि नीट में क्या सवाल आया है, तो यहां पर देखिए ये हमारा नीट का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, 2020 का सवाल है। सवाल पूछा गया कि परमाणुओं की अधिकतम संख्या होगी, और ये हमें देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। कैसे देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 ग्राम मैग्नीशियम। आप देखो हमें सवाल में भार दिया है, निकालना क्या है, परमाणु। आपके सामने रास्ता देखो लिखा हुआ है। अगर हमें भार को परमाणु में परिवर्तित करना है तो भार से पहले कहां जाएंगे, मोल, मोल से अणु, अणु से परमाणु। तो इस रास्ते का बस आपको पालन करना है, तो पालन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैं यहां पर दे रखा है 1 ग्राम मैग्नीशियम। भार को काय में बदल दें, मोल में। भार को मोल में बदलना है, किससे भाग दे देंगे, ग्राम परमाणु भार। ये हमको सवाल में दे रखा है, तो ये हो गया 1/24। मोल को किसमें बदलना है, अणु में। मोल को अणु में बदलना है, किससे गुणा करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से। अणु को किसमें परिवर्तित करना है, परमाणु में, तो किससे गुणा करेंगे कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। इसी को बोलते हैं परमाणुकता। आप देखिए मैग्नीशियम के एक अणु में एक ही परमाणु है, इसका मतलब इसकी परमाणुकता कितनी है, 1। यहां पर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम की परमाणुकता 1, लिथियम की परमाणुकता 1, सिल्वर की परमाणुकता 1, O2 की परमाणुकता 2, क्योंकि O2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो हम बस परमाणुकता से क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मैं 1 ग्राम O2। O2 का अणु भार निकाल सकते हैं, O का परमाणु भार कितना, 16, तो O2 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो ये हमने भाग दे दिया किससे, ग्राम अणु भार से। क्या चीज आ गई, मोल आ गए। मोल को काय में बदल दें, अणु में। किससे गुणा कर दिया, अवोगाद्रो संख्या से। अणु को किसमें परिवर्तित कर दें, परमाणु में। आपको दिख ही रहे O2 की परमाणुकता कितनी है, 2 से अगर हम इसको काट दें तो कितना आ गया, Na/16। तीसरा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमको, 1 ग्राम लिथियम। भार को पहले काय में बदलें, मोल। आपको ग्राम परमाणु भार भी दिया है, कितना दिया है, 7, तो ये क्या आ गए, मोल। मोल को किसमें चेंज कर दें, इसमें अणु में। किससे गुणा कर दिया, Na, और अणु को काय में, परमाणु में, तो इसकी परमाणुकता कितनी है, 1। इसी में चौथा ऑप्शन अगर हम देखें
तो हमें दिया है 1 ग्राम सिल्वर। पहले भार को किस में चेंज कर दें, मोल में। इसका ग्राम परमाणु भार कितना है, 108। मोल को किस में चेंज कर दें, यहां पर अणु में। मोल को अणु में अगर चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे, Na से। और अगर हमें अणु को परमाणु में परिवर्तित करना है तो किससे गुणा करेंगे, परमाणुकता। तो इसकी परमाणुकता कितनी है, 1। तो हमने यहां पर क्या करा, सारी जगह पे परमाणु निकाल दिए और सवाल में पूछा कि अधिकतम परमाणु की संख्या होगी, तो वहां पर परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी जहां पे नीचे वाला मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहां देखो 24, यहां 16, यहां 7, यहां 108। न्यूनतम मान कहां पे दिखाई दे रहा है, 7। इसका मतलब अधिकतम परमाणु किसमें होंगे, हमारे 1 ग्राम लिथियम में। तो ये हमारा है ना सही आंसर है। इसी में आता है हमारा रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना। अगर रासायनिक समीकरण पर आधारित कोई भी गणना है, इसमें हमें 2 काम करना होते हैं। सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि जब तक हमें संतुलित रासायनिक समीकरण पता नहीं है तब तक हम मोल अभिधारणा को वहां पर नहीं लगा सकते। जैसे मान लिया हमें यहां पे अभिक्रिया दी है कि KClO3 को हम गर्म कर रहे हैं, तो KClO3 गर्म करने पर क्या बना रहा है, KCl और O2 बना रहा है। तो हमने पहले संतुलित अभिक्रिया लिख दी। संतुलित अभिक्रिया लिखने के बाद दूसरा जो काम है वो हमें लिखना आना चाहिए अभिकारक और उत्पाद के बीच में मोल मोल का संबंध। कैसे लिखते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा, अभिकारक के मोल, और जो भी उसका रस समीकरण मितीय गुणांक है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमने देखो 2 से भाग दे दिया, बराबर यहां पे उत्पाद क्या है, KCl, तो KCl के मोल, और इसको हमने किससे भाग दे दिया, उसके रस समीकरण मितीय गुणांक से, बराबर किसके मोल, O2 के मोल, इसको किससे भाग दे दिया, उसके रस समीकरण मितीय गुणांक से। इस तरह से हम अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लिख सकते हैं, मोल मोल का संबंध लिख सकते हैं। और अगर हमने मोल मोल का संबंध अगर लिख लिया तो होगा क्या, अगर मान लिया हमें अभिकारक के मोल दिए तो हम उत्पाद के मोल निकाल देंगे, अगर उत्पाद के मोल दिए हैं तो अभिकारक के मोल निकाल देंगे। इस पे क्या होता है कि 3 तरह के सवाल आते हैं। क्या क्या, पहला सवाल आता है भार भार। भार भार का मतलब आपको अभिकारक का भार दिया होगा और बोलेगा उत्पाद का भार निकालो, तो पहले भार को काय में बदल दोगे, मोल में बदल दोगे, और मोल से मोल निकालोगे और मोल को फिर से काय में बदल दोगे, भार में बदल दोगे। दूसरा आएगा भार आयतन। अगर भार आयतन आया तो पहले भार को मोल में, मोल से क्या निकालेंगे, मोल, और मोल को हम काय में बदल लेते हैं, आयतन में बदल लेंगे। तीसरा सवाल आएगा आयतन आयतन संबंध। अगर हमें आयतन दिया है तो आयतन को पहले काय में बदल लेंगे, मोल में, मोल से क्या निकाल देंगे, मोल, और मोल को फिर से हम काय में परिवर्तित कर लेंगे, आयतन में, क्योंकि हम उल्टा पलटी जानते ही है। ठीक है, अब जिससे बात करें कि इस पर किस तरह के सवाल आएंगे, कैसे हम सवाल को करेंगे, तो इसमें सवाल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, हमें या तो एक अभिकारक दिया होगा, अगर एक अभिकारक दिया है तो सारी की सारी गणना उसी से की जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें अभिकारक तो एक से ज्यादा दिए होंगे लेकिन हमें सूचना केवल एक की दी जाएगी। अगर एक की सूचना दी है तब भी सवाल करने का तरीका वही होगा। सवाल करने का तरीका केवल तब बदलेगा अगर मान लिया हमें 2 अभिकारक दिए हो और सूचना भी दोनों की दी है। अगर दोनों की सूचना दी है तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है क्या, सीमांत अभिकर्मक। बिना सीमांत अभिकर्मक देखे हम सवाल को नहीं कर सकते। अब बात है कि सीमांत अभिकर्मक होता क्या है। सीमांत अभिकर्मक का मतलब होता है कि अभिक्रिया के दौरान जो भी अभिकारक पहले पूर्णतः खत्म हो जाए उसको बोलते हैं क्या, सीमांत अभिकर्मक, और जो अभिकारक बचा रह जाता है उसको बोलते हैं अतिरिक्त अभिकर्मक। अब बात है कि हम कैसे यहां पे निर्धारित करेंगे कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक है और कौन सा हमारा अतिरिक्त अभिकर्मक है। तो तरीका क्या होता है, जो भी आपको मान दिया जाए, दिया गया मान मतलब या तो यहां पे आपको मोल दिए होंगे या अणु दिए होंगे या आयतन दिए होंगे। अगर मान लिया सवाल में भार दिया जाए तो भार को पहले मोल में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें सवाल में क्या दिए हैं, मोल दिए हैं, और दिए गए मान को हमने कहा किससे भाग लगाएंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक से। तो भाग दे दो, यहां पे मोल कितने हैं, 3, रस समीकरण मितीय गुणांक इसका कितना है, 1, तो ये कितना आ गया, 3। यहां पे देखो मोल कितने हैं हमारे पास, 9, रस समीकरण मितीय गुणांक 2, कितना आ गया ये 4.5। अब यहां पर देखिए कहां पे न्यूनतम मान आया, 3 हमारा न्यूनतम मान है या 4.5 हमारा न्यूनतम मान है, तो 3 हमारा न्यूनतम मान है। और न्यूनतम मान हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, हमारा सीमांत अभिकर्मक को। तो ये हमारा यहां पर क्या हो गया, ये है हमारा सीमांत अभिकर्मक, और यहां पर ये हमारा बचा हुआ है, और जो अभिकर्मक हमारा बचा हुआ होता है इसी को हम नाम देते हैं क्या, इसको नाम दिया जाता है अतिरिक्त अभिकर्मक। तो ये है हमारा यहां पर है ना अतिरिक्त अभिकर्मक। तो इस तरह से हम ये देख लेंगे कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक है, कौन सा अतिरिक्त अभिकर्मक है। ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी गणना अगर करनी हो
सारी की सारी गणना किससे की जाएगी? सीमांत अभिकर्मक से की जाएगी। जैसे अगर हमें यहां पर निकालना हो कि सी के यहां पर कितने मोल बनेंगे, तो सारी गणना हमने कहा किससे करेंगे? सीमांत अभिकर्मक से। कैसे करेंगे? अगर हमें सी के मोल निकालना है, जिसके भी निकालना होते हैं उसके गुणांक को हमेशा कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। जिससे निकालना है, क्योंकि सीमांत से निकालना है, जिससे निकालना है उसके रस समीकरण मितीय गुणांक को नीचे लिखेंगे। जितने भी मोल से निकालना है उसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आप देखो सी के कितने मोल बन गए? 9 मोल बन गए। अगर हमें यह पता करना हो कि इस अतिरिक्त अभिकर्मक के कितने मोल यहां पे बचेंगे, कैसे पता करेंगे? थे कितने मोल हमारे पास इसके? 9। अगर हम ये पता कर लेंगे ये कितना क्रिया कर गया, तो बचा हुआ अपने आप निकल आएगा। तो 9 में से हम कौन से यहां पे घटा रहे हैं? क्रिया करने वाले मोल। कैसे निकालेंगे? बी के हमें निकालना है, जिसका भी निकालना है उसका गुणांक हमने कहा हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना है उसका गुणांक हमेशा नीचे लिखते हैं, और जितने भी मोल से निकालना है उसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 9 - 6, 9 - 6 मींस कितने मोल आ गए यहां पे? ये आ गए हमारे 3 मोल। तो अतिरिक्त अभिकर्मक के मोल भी हमने निकाल दिए और उत्पाद के भी निकाल दिए कि कितने मोल बनेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण के ऊपर गणना की। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी हमने कहा सवाल करने के तो केवल 2 ही तरीके हैं। अब इसमें कभी कभी एक शब्द आ जाएगा, क्या? प्रतिशत शुद्धता। तो पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि प्रतिशत शुद्धता होती क्या है। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हम बाजार से 1 किलो दाल खरीद के लाए, और दाल अगर खरीद के लाते हैं तो आपने देखा कि दाल के अंदर क्या होते हैं? कुछ कंकड़ पत्थर भी होते हैं, मतलब कुछ अशुद्धि होती है। तो हमारे घर में तो क्या करते हैं? पहले दाल को साफ करते हैं, जो भी उसके अंदर अशुद्धि है उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। उसके बाद फिर दाल को पकाते हैं। इसका मतलब यह है कि दाल बनने के प्रक्रम में पूरी की पूरी 1 किलो दाल जो है वो भाग नहीं ले रही। हमने मान लिया अगर इसमें 100 ग्राम अगर अशुद्धि है, तो इसका मतलब है कि दाल बनने के प्रक्रम में कितनी दाल भाग ले रही है हमारी? 900 ग्राम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई दाल की प्रतिशत शुद्धता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 90%। इसका मतलब ये जो प्रतिशत शुद्धता हमने निकाली, ऊपर कौन सा भार हमने यहां पे लिखा? जो दाल बनने की प्रक्रम में भाग ले रहा है। नीचे कौन सा भार लिखा? जो हमारा दिया गया भार था। तो इसीलिए हमने यहां पे सूत्र बना दिया कि प्रतिशत शुद्धता काय के बराबर ऊपर लिखेंगे क्रिया करने वाला भार, नीचे क्या होगा? दिया गया भार। और अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? यहां पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अभी हम देखें तो देखिए, ये हमारा सवाल है नीट 2022 का। सवाल क्या पूछा गया कि दी गई अभिक्रिया के अनुसार 95% शुद्ध CaCO3 का कितना भार 0.5 मोलर HCl विलयन के 50 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए आवश्यक होगा। अब देखिए सवाल में हमको क्या दे रखा है? प्रतिशत शुद्धता दी है। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, या तो प्रतिशत शुद्धता दी होगी या आपको प्रतिशत शुद्धता निकालना होगी। तो यहां पर हमें प्रतिशत शुद्धता दी है, तो देखिए कैसे सवाल को करेंगे। यहां पर HCl की मोलरता हमको कितनी दे रखी है? 0.5, और आयतन कितना दे रखा है? 50 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम यहां पे इसके क्या निकालेंगे? मिलीमोल निकालेंगे। और मिलीमोल है ना, निकालते कैसे हैं? मिलीमोल निकालने का तरीका होता है, मिलीमोल बराबर होता है मोलरता गुणे आयतन, और आयतन जो है वो काय में होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए मिलीलीटर में। तो यहां पर मोलरता हमको कितनी दे रखी है? 0.5 दे रखी है। आयतन कितना दे रखा है? 50 मिलीलीटर दे रखा है। और अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये कितना आ गया हमारे पास? 25। ये मिलीमोल आ गए। अब हम मिलीमोल को काय में परिवर्तित कर दें? यहां पे मोल में। मिलीमोल को अगर मोल में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे? हमने 10⁻³ से यहां पे क्या करा? गुणा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गए? मोल आ गए। किसके मोल आ गए? ये HCl के मोल आ गए। अगर हमारे पास HCl के मोल आ गए तो इसकी सहायता से हम किसके मोल निकाल लेंगे? CaCO3। देखो ये वो सवाल है जिसमें आपको 2 अभिकारक दिए हैं, लेकिन सूचना केवल एक की दी है। और हमने कहा जब भी एक की सूचना दी जाएगी, सारी की सारी गणना क्या होगी? उसी से की जाएगी। तो अगर हमें CaCO3 के मोल निकालना है, हमने कहा जिसके भी मोल निकालना है उसके गुणांक को हमेशा कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। जिससे निकालना होता है उसके गुणांक को हमेशा नीचे लिखते हैं। और जितने भी मोल से निकालना है उसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हमने गुणा कर दिया 25 × 10⁻³ अगर हम 2 से भाग दे दें इसको तो ये आ गया कितना हमारे पास? 12.5 × 10⁻³ ये मोल आ गए किसके? CaCO3 के। तो ये वो मोल आ गए जो क्रिया में भाग ले रहे हैं। हमें मोल नहीं, हमें तो क्रिया में भाग लेने वाला भार चाहिए। तो मोल को हम काय में परिवर्तित कर रहे हैं? भार में।
और मोल को अगर भार में परिवर्तित करना है तो मोल को किससे गुणा कर देंगे? ग्राम अणुभार से। किसके ग्राम अणुभार से? CaCO3 के। तो CaCO3 का ग्राम अणुभार कितना? 100। तो 100 से अगर हम इसको गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 1.25 ग्राम। ये वो भार आ गया जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और प्रतिशत शुद्धता का सूत्र आपने देखा ही, प्रतिशत शुद्धता काय के बराबर? क्रिया में भाग लेने वाला भार बटे दिया गया भार गुणे 100। प्रतिशत शुद्धता हमको सवाल में कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 95%। तो प्रतिशत शुद्धता बराबर ऊपर कौन सा भार? क्रिया में भाग लेने वाला। क्रिया में कितना भार हमारा भाग ले रहा है? 1.25। नीचे कौन सा भार? दिया गया भार। यही हमको निकालना है। इसको हम क्या बोलते हैं? W। और किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये आ गया W बराबर 1.25 गुणे 100 बटे कितना? 95। 100 को अगर हम 95 से भाग दें तो 1 से क्या होगा? ज्यादा आएगा। और 1 से ज्यादा आएगा तो ये तो यहां पर निश्चित है कि आंसर जो आएगा वो 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा देखो कौन सा आंसर है हमारा? 1.32 ग्राम। तो इसका मतलब यहां पर आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप ये निश्चित ही मान के चलिए कि एक सवाल आज आपका पक्का हो जाएगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।